स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, धूम 3 के डायलॉग हाथ नहीं छोड़ना साथ नहीं छोड़ना, ये जो लाइन है इसी के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया का भी रवैया था बाकी अपने जो नेबरहुड है उनके साथ में, बाकी जो कंट्रीज है उनके साथ में। लेकिन अब इसमें शिफ्ट देखने को मिला है। तो हाथ ना छोड़ने से, साथ ना छोड़ने से कहीं ना कहीं इस तरीके से शिफ्ट देखने को मिल रहा है कि हाथ हम तभी देंगे जब आप रेसिप्रोकेशन में कोई चीज करेंगे। मतलब अगर आप हमारी मदद करेंगे हम आपकी मदद करेंगे, अगर आप हमारी तरफ अच्छा रवैया रखेंगे, जेस्चर रखेंगे, हम भी आपकी तरफ वो रवैया रखेंगे। तो जो हम कहते थे कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो 2008 में आई थी और 2014 में आकर इंटेंसिफाइड हुई, लेकिन उसके बाद में अगर आप, ये तो पीछे की स्टोरी है, इसके बाद वाला जो अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट देखेंगे तो उसमें इंडिया फर्स्ट पॉलिसी देखने को मिल रही है या इंडिया फर्स्ट अप्रोच देखने को मिल रहा है कि जहां पर हम नेबरहुड फर्स्ट को कहीं ना कहीं त्याग कर इंडिया फर्स्ट की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो डेवलपमेंट है ये कैसे हो रहा है इसको पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसमें एम क्या था, 2008 में आई, इमीडिएट जो नेबरहुड है इनके साथ अच्छे रिश्ते करना है, इनको इंप्रूव करना है। तो ये सारे नेबरहुड थे और 2014 के बाद वो इंटेंसिफाइड हो जाती है कि इनके साथ मेंटेन करना रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसी का एक एस्पेक्ट है जिसे हम कहते हैं इंडिया फर्स्ट, कि हम ये सारी चीजें मेंटेन करते हैं लेकिन फिर भी अपना स्टांस आगे रखते हैं। ये कैसे होता है? तो 8 बॉयज हैं, इनके साथ में हमारा ये नेबरहुड पॉलिसी है जिसके साथ हम ये डिस्कशन करेंगे। तो 8 बॉयज कौन से हो गए? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, आप देखेंगे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव्स। इस तरीके से ये कंट्रीज हैं, 8 कंट्रीज है जिनके साथ में इंडिया के जो नेबरहुड रिलेशन है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। उसी में इनका एम क्या था? जो नेबरहुड पॉलिसी 2008 में आई थी उसका एम था फिजिकल डिजिटल, एक तरीके से फिजिकल कनेक्टिविटी हो, डिजिटल कनेक्टिविटी हो और उसके साथ साथ पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी हो, और इसी के साथ में ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ाना इन कंट्रीज के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया। तो अगर आप समझते हैं कि सारे जो हम बात कर रहे हैं 8 बॉयज ये साउथ एशियन कंट्रीज है, राइट? तो इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है सार्क, उसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो वो एस्पेक्ट है। उसी के साथ आप देखेंगे ये सारे लीडर्स है उस तरीके से नेबरहुड, हमारी जो पॉलिसी है उसमें जितने भी कंट्रीज है उन सबके, उसी के साथ कुछ प्रिंसिपल्स हम फॉलो करते हैं नेबरहुड फर्स्ट में। जब हम नेबर्स को फर्स्ट एक तरीके से प्रायोरिटी देते हैं तो उसमें क्या प्रिंसिपल्स हम फॉलो करते हैं? तो हम 5S का फॉर्मूला फॉलो करते हैं। 5S में 5 S है, उसमें क्या क्या है? सम्मान, संवाद, शांति, समृद्धि और संस्कृति। ये सारी चीजों को हम फॉलो करते हैं और ये कहीं ना कहीं एक कल्चरल कनेक्टिविटी और एक हिस्टोरिकल रूट है जिसकी वजह से हर कोई इससे कनेक्टेड है। इसमें देखेंगे हम रिस्पेक्ट की बात करते हैं, डायलॉग, पीस, प्रॉस्पेरिटी और कल्चर की बात करते हैं। इन सारे 5S से एक तरीके से सब लोग साथ आते हैं और उस तरीके से ग्रोथ, ट्रेड, कॉमर्स, इन सारी चीजों पे डिस्कशन किया जाता है। और उसी के साथ में एक कंसल्टेटिव, हर किसी को कंसल्ट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि म्यांमार है तो वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है तो वहां पे कंसल्टेशन ही नहीं किया जाएगा, उनकी भी राय ली जाती है। उसी के साथ में नॉन रेसिप्रोकल, मतलब इंडिया के तरफ से ये एक तरीके से नेबरहुड पॉलिसी है तो नॉन रेसिप्रोकल है। मतलब इंडिया ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि वहां से भी कुछ एक तरीके से हमको मदद मिलेगी। ये नेबरहुड फर्स्ट है। लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा है? एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो इंडिया फर्स्ट जो अप्रोच है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे उसमें कुछ और स्टोरी हमको देखने को मिलती है। तो आउटकम ओरिएंटेड और हॉलिस्टिक अप्रोच रखते हैं नेबरहुड फर्स्ट में कि उस तरीके से हमको देखना हम कैसे हेल्प कर सकते हैं एंड इवेंचुअली हमको वो किस तरीके से हेल्प करेगा। तो ये एस्पेक्ट हमको देखने को मिलता है। उसी के साथ में आप देखेंगे साउथ एशिया की बात करते हैं हम, इस तरीके से सार्क वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी के साथ में आप देखेंगे कि इस रीजन में, साउथ एशिया में सिर्फ 5% इंट्रा रीजनल ट्रेड है। मतलब ये रीजन अपने आपस में जो ट्रेड करते हैं दैट इज ओनली 5%। तो इसमें इंडिया के पास बहुत बड़ा स्कोप है कि यहां पे कहीं ना कहीं एक तरीके से मीडिएटर या बिग ब्रदर की तरह आकर यहां पे ट्रेड बढ़ा सकता है। ये चीज है। उसी के साथ में चाइना को काउंटर करने के लिए इन सारे नेबर्स के साथ में रिश्ते अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना इनरोड्स करता है, यहां पे एस्टैब्लिश करता है अपना डेट ट्रैप डिप्लोमेसी और वो सारी चीजें, और कहीं ना कहीं इंडिया को हर्ट करने की कोशिश करता है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल एस्टैब्लिश करता है। तो ये दिक्कत वाली बात है। तो चाइना को काउंटर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट पहलू निकल के आता है कि यहाँ पे एक शेयर्ड हिस्ट्री है। मतलब हिस्टोरिकली आप देखेंगे तो एक तरीके से कनेक्टिविटी जो है वो यहाँ पे बहुत पहले से है। तो उस वजह से इतना डिफिकल्ट नहीं है इनको अप्रोच करना या उस तरीके से अपने जो भी ओपिनियंस है उसमें उस तरीके से इन्वॉल्व करना। उसी के साथ में स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब ये रीजन में आप देखिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, हर जगह पे, इवन श्रीलंका, हर जगह पे आपको इंस्टेबिलिटी के फेजेस देखने को मिले हैं। और ये रिसेंट पास्ट की बात है या फिर अभी भी प्रेजेंटली कंटिन्यू हो रहे हैं। तो जब ये चीजें होती है तो क्या इंडिया पे इंपैक्ट नहीं होगा? वहां पे इमिग्रेंट्स उस तरीके से इंडिया में एंटर करेंगे एंड लॉट ऑफ ट्रबल वो क्रिएट हो जाता है उस चीज की वजह से। तो ये सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसको मेंटेन किया जाए, इस रीजन को। ये एस्पेक्ट होता है। उसी के साथ में नेबरहुड फर्स्ट, कि हर नेबर को उस तरीके से रिस्पेक्ट किया जाए और वो जो एस्पेक्ट है जिसमें नॉन रेसिप्रोकल बेसिस पे बात की जा रही है कि हम बस गिव वाली चीज कर रहे हैं, टेक वाली चीज नहीं कर रहे, हम सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं।
तो ये जो चीज है इसमें क्या एस्पेक्ट्स है? सबसे पहले बात होती है कनेक्टिविटी की, कि कनेक्टिविटी चाहिए हमको। उसी के साथ अगर आप एग्जांपल के तौर पे देखेंगे तो बांग्लादेश में देखिए, जैसे मोंगला सी पोर्ट है, वहां पे हमने एक तरीके से अग्रीमेंट किया उनके साथ में, सो दैट व्हाट हैपेंस कि इंडिया अपने नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन से कनेक्ट कर सकता है इस सी पोर्ट के थ्रू। तो एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो जाता है। ये अभी हाल में ही हमने किया, उसकी वजह से लॉजिस्टिक जो हमारा है कि हमको सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जाना पड़ता है, वो जो है वो बहुत लेंथी रूट हो जाता है। उस वजह से यहां पे भी हमें एक बैकअप या इस तरीके से ट्रेड नेटवर्क बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये डेवलपमेंट है बांग्लादेश के रिस्पेक्ट में कि हम कनेक्टिविटी पे काम कर रहे हैं नेबरहुड फर्स्ट में। उसी के साथ में हम हाई लेवल पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स भी करते हैं। वो कैसे होता है? जैसे अफगानिस्तान में अगर आप देखेंगे तो उनके लीडर के साथ बात करके, नेगोशिएशन करके, हमने जरांज दिलाराम रोड जो है, उसके साथ साथ अफगानिस्तान का जो इनका पार्लियामेंट है, ये हमने एक तरीके से वहां पे डेवलप कराया, उनको एस्टैब्लिश करने में हेल्प की। और बाकी अगर आप देखेंगे इस तरीके से ट्रांसमिशन लाइन या फिर सलमा डैम, ये सब हमने उस तरीके से एस्टैब्लिश करके उनको हेल्प किया है। उसी के साथ में ये सारी चीज अगर आप देखेंगे, ये ईरान है, ईरान से छाबर पोर्ट है, इंडिया का उस तरीके से यहां पे एक्सेस है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये छाबर से जरांज और दिलरम, उस तरीके से कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया में इजी हो जाएगा। तो ये इंडिया के इंटरेस्ट में भी है इस तरीके से इस रोड कनेक्टिविटी को बनाना। तो ये आप देखेंगे म्यूचुअल अग्रीमेंट के जो रिस्पेक्ट्स होते हैं उस पर ध्यान देकर इस तरीके से अगर टारगेटेड वे में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए तो दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये चीज हो गया कि कनेक्टिविटी की बात हो रही है, हाई लेवल पॉलिटिकल एंगेजमेंट से ये सारी चीजों को एस्टैब्लिश किया जा रहा है। उसी के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे आप तो आप पाएंगे जैसे ग्रेटर माले प्रोजेक्ट है। अगर मालदीव्स की आप बात करेंगे तो ग्रेटर माले प्रोजेक्ट में इस तरीके से कि माले इनका इस तरीके से कैपिटल सिटी है। अब यहां से इनके 3 आइलैंड्स हैं, ये 3 आइलैंड्स देखेंगे, इनके बीच में कनेक्टिविटी नहीं है। ये तो एक तरीके से पूरा ही आइलैंड है तो कनेक्टिविटी है, यहां पे नहीं है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए हमने एक तरीके से पूरा नेटवर्क बनाया, उसको बनाने में हेल्प किया। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट हम इसे कहते हैं। तो ये एक चीज है। उसके बाद एयरपोर्ट भी वहां एस्टैब्लिश करने में हेल्प की। तो एयरपोर्ट अगर आप देखेंगे तो ये एयरपोर्ट आप थिरुवनंतपुरम से बहुत नजदीक में देखेंगे, इस तरीके से आप पाएंगे। सो ये सारे डेवलपमेंट है, मतलब हर मालदीव्स हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, हर कंट्री को जो भी नेबर्स है उनको हेल्प किया एक तरीके से, एक्सटेंडेड हैंड एक तरीके से हमने दिया है। उसी के साथ में रीजनल पावर मार्केट की अगर बात करें तो हमने अपने इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को भी एक तरीके से शेयर किया है। या फिर लेट्स से बांग्लादेश को पावर चाहिए और नेपाल के पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, तो वहां से हमने क्या किया, नेपाल से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो भी है एक ग्रिड कनेक्टिविटी इंडिया को हुई और इंडिया से बांग्लादेश को उस तरीके से कनेक्टिविटी हुई। तो वाया इंडिया नेपाल से बांग्लादेश को पावर सप्लाई किया जा सकता है। ये जो अग्रीमेंट है या ये जो ट्राइपार्टाइट पावर उस तरीके से सेटलमेंट है, ये अभी हाल ही में उस तरीके से प्रोसेस हुआ है। तो ये डेवलपमेंट देखने को मिल रहे हैं। एंड एक जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग का भी गेम खेल रहे हैं हम, किस तरीके से हो रहा है। जैसे कि करेंसी स्वैप की बात करते हैं, लेट्स से श्रीलंका की अगर आप बात करेंगे, मालदीव्स की बात करेंगे, तो वहां पे एक तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस था। उस इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने के लिए कहीं ना कहीं हमने उनको जो भी पर्टिकुलर करेंसी चाहिए वो एक तरीके से स्वैप अग्रीमेंट के थ्रू उनको वो करेंसी उस तरीके से प्रोवाइड की, ताकि चाइना का जो फाइनेंसिंग है उसको रोका जा सके, उसको हॉल्ट किया जा सके, उसका जो इन्फ्लुएंस है उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से उस पे एक रोक लगाई जा सके। सो दैट इज अ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। उसी के साथ में अगर आप देखेंगे, चाहे डिजास्टर रिलीफ की बात हो या ह्यूमैनिटेरियन एड की बात हो, इंडिया हर समय वहां पे अपने नेबर्स के लिए हमेशा तत्पर रहा है। आप देखेंगे अगर वैक्सीन मैत्री की बात करेंगे तो कोविड-19 जिस तरीके से पैंडेमिक था उस समय आप देखेंगे मालदीव्स और भूटान, यहां पे हमने एक तरीके से अपने इनिशिएटिव से वैक्सीन को पहुंचाया था, एयरलिफ्ट किया था, वो सारी चीजें की थी। एंड सिमिलरली इफ यू सी श्रीलंका में हमने उस तरीके से एड दिया, मतलब 2022 में इकोनॉमिक क्राइसिस था तो हमने $4 बिलियन की इनको फाइनेंसिंग प्रोवाइड की थी। मतलब ये इतना हैवी इन्वेस्टमेंट ह्यूमैनिटेरियन के बेसिस पे, इकोनॉमिक क्राइसिस के बेसिस पे, वो सारी चीजें जब इंडिया करता है तो एक सॉफ्ट पावर या फिर वो इन्फ्लुएंस हमको देखने को डेवलप होते हुए देखने को मिलता है। दोस्तों ये सारी बात हो गई नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की, कि हमने हाथ थमाया और वहां से हमने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया कि हमको रिटर्न में कुछ मिलेगा। लेकिन इंडिया का इसी के अंडर में, इसी के ब्लैंकेट या कारपेट के अंडर में अगर आप देखेंगे तो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी भी चलती है। ये जो अप्रोच है ये किस तरीके से काम करता है, इसमें अगर हम देखेंगे तो जेनरोसिटी जो है, दया भाव जो है, उससे ज्यादा एक तरीके से हम इंपॉर्टेंस देते हैं रेसिप्रोसिटी को, कि कहीं ना कहीं हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए। इट शुड नॉट बी गिव, इट शुड नॉट बी जस्ट गिव, ऐसा भी होना चाहिए कि गिव है तो टेक, मतलब रिटर्न में भी कुछ मिलना चाहिए। तो ये एस्पेक्ट देखने को मिलता है और ये रीसेंट डेवलपमेंट में बहुत बखूबी से हमको एक तरीके से देखने को मिला है। उसमें आप देखेंगे कि हमने बीच में एक तरीके से मालदीव्स का जो फाइनेंशियल हम जो सपोर्ट कर रहे थे, एड कर रहे थे, उसको हॉल्ट कर दिया था। उस तरीके से 2023 में वहां पे जो उनकी गवर्नमेंट था, उनका अगर रवैया देखें, जब वो एंटी इंडिया स्टांस हुआ तो हमने उसको हॉल्ट कर दिया। मालदीव्स की गवर्नमेंट भारत की सरकार के विरुद्ध बोल रही है तो उस तरीके से हम जो फाइनेंसिंग दे रहे हैं हमने उसको रोक दिया था। ये चीज देखने को मिला। मतलब ऐसा नहीं है कि जनरोसिटी में एड दिए ही जा रहे हैं अगर सामने से रेसिप्रोसिटी हमको नहीं देखने को मिल रही है। ये न्यू स्टांस है, उस तरीके से डेवलप होते हुए देखने को मिल रहा है। सिमिलरली
नेपाल में जो भी एक तरीके से वहां पे प्रोजेक्ट्स थे उसको डाउनसाइज किया, या फिर उसकी जो फंडिंग है उस तरीके से रोकी, क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और चाइना इनरोड्स कर रहा था और चाइना का इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा था उनके पॉलिटिकल सर्कल्स में, नेपाल के पॉलिटिकल सर्कल्स में। तो उस वजह से जहां पे इंडिया का इंटरेस्ट फुलफिल नहीं हो रहा था, इंडिया ने उस तरीके से भी एक तरीके से स्ट्रॉन्ग स्टांस में लिए है, और ये कहीं ना कहीं इंडिया फर्स्ट अप्रोच में हमको देखने को मिलता है। उसी के साथ में अगर आप देखेंगे तो हमारी एक असर्टिव डिप्लोमेसी रही है। असर्टिव डिप्लोमेसी इस तरीके से समझिए कि हमने पब्लिकली कनाडा को कन्फ्रंट किया है जब उन्होंने फेक या उस तरीके से जो भी एलिगेशंस इंडिया पे लगाए, उनके जो भी इन्वॉल्वमेंट है डिफरेंट मल्टीफेसेटेड वे में, तो उस वजह से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हमको देखने को मिला है। एंड सिमिलरली जर्मनी हो या यूएस हो, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज हमने उनको भेजा है व्हेन इट कम्स टू इंटरनल मैटर्स, चाहे वो सीएए का हो या कश्मीर का मुद्दा हो। ये सारी रिस्पेक्ट में हमको ये डेवलपमेंट्स देखने को मिले कि जो भी है वो इंडिया का इंटरनल मैटर है, उसमें बाकी जो कंट्रीज जो भी कह रहे हैं उस लेवल पे इंडिया ने जरूर उस चीज को एक तरीके से कन्फ्रंट किया है। एंड सिमिलरली इफ यू सी, एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं कि जहां पे हम रशिया यूक्रेन वॉर है तो वहां पे हमारा एक न्यूट्रल स्टांस था, तो एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी था कि इंडिया हैज टू टेक दिस स्टांस बिकॉज वो उनके लिए सूटेबल है उस कॉन्टेक्स्ट में। तो ये चीज देखने को मिलता है, और उसके बावजूद हमने एक तरीके से रशिया बीइंग अग्रेसर, हमने वहां से इंपोर्ट्स किए, ऑयल इंपोर्ट्स किए, वो सारी चीजें की, तो वो देखने को मिलता है। एंड देयर आफ्टर इफ यू सी, वेस्टर्न जो सैंक्शंस थे उनको ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया। अगर वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया को पुश कर रहे हैं कि आपको सैंक्शन लगाना चाहिए, वो हमने नहीं किया, वो सारी चीज थी। या फिर इंडिया उन सैंक्शन से डरा नहीं, वो एक एस्पेक्ट देखने को मिलता है कि इंडिया का जो फर्स्ट अप्रोच है जिसमें हम बहुत एक तरीके से स्ट्रेटेजिक वे में ये सारी चीजों को हैंडल कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी के साथ में अगर आप देखेंगे तो हमारा सिक्योरिटी ड्रिवन एंगेजमेंट देखने को मिलता है, मतलब इंटरनल सिक्योरिटी को हमको मेंटेन रखना है, डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है उसको भी एक तरीके से मेंटेन रखना है। तो ये सारी चीज़ों के लिए अगर आप देखेंगे तो इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर इंटरनल सिक्योरिटी का क्राइसिस है या फिर एक्सटर्नल अग्रेशन देखने को मिलता है, जैसे कि उरी, मतलब आप देखेंगे हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक किया था 2019 में इन रिस्पॉन्स टू द पुलवामा अटैक, उस तरीके से पाकिस्तान बैक्ड टेररिस्ट ने जो चीज़ किया था, तो ये हमको देखने को मिला था, दिस वाज अ सर्जिकल स्ट्राइक, उस तरीके से हमको ये रिस्पॉन्स देखने को मिला। तो ये जो है, उसी के बाद में आप देखेंगे डोकलाम स्टैंड ऑफ, जहां पर हम उस तरीके से भूटान को सपोर्ट करते हैं एक तरीके से चाइनीज अग्रेशन से उसको काउंटर करने के लिए। एंड उसी के साथ में गलवान वैली क्लैश जो 2020 में हमको देखने को मिला, इंडिया चाइना के बीच में गलवान जो एक तरीके से वैली है वहां पे देखने को मिला था। तो ये सारे लेवल्स पे इंडिया का जो अप्रोच है वो एक तरीके से बहुत ही ज्यादा प्रोएक्टिव वे में ये सारी चीजों को हैंडल किया है, और एक एक्शन ओरिएंटेड या सोल्यूशन ओरिएंटेड या आउटपुट माइंडसेट से किया है कि इवेंचुअल गेन क्या होने वाला है, और एक स्ट्रेटेजिक वे में उस चीज को बैलेंस किया है। उसी के साथ में बीट इकोनॉमिक नेशनलिज्म की जब हम बात करें कि आत्मनिर्भर भारत को हमने पुश किया, चाइनीज जो इंपोर्ट है जो एक तरीके से डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हर्ट कर रहे हैं उनको रोका है, उन पे बैन लगाया, और जो हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको पुश किया है, चाहे वो पीएलआई स्कीम्स के थ्रू हो या और भी डिफरेंट एक तरीके से स्टार्टअप इंडिया स्कीम हो, ये सारी जो स्कीम्स है उसके थ्रू एक सपोर्ट प्रोवाइड जरूर किया गया है। उसी के साथ अगर आप देखेंगे कि RCEP जो हमने एक तरीके से उसे ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि चाइनीज इन्फ्लुएंस वहां पे था और इंडिया को ज्यादा उससे कुछ मिलने वाला नहीं था, तो ये जो ग्रुपिंग था इंडिया इसका पार्ट नहीं बना। एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था कि एक तरीके से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को हमने वहां पे दिखाया कि हमें ज्वाइन नहीं करना है, जो हमें फेवर नहीं कर रहा है। तो जो नेबरहुड फर्स्ट है कि एक तरीके से जनरोसिटी दिखाना, उसमें से एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है इंडियाज फर्स्ट की रेसिप्रोसिटी भी होनी चाहिए, वी शुड ऑल्सो गेन, वो एक सेल्फ इंटरेस्ट जो है कंट्री का सेल्फ इंटरेस्ट वो रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिलता है। एंड एक सिलेक्टिव रीजनल एंगेजमेंट, मतलब इसमें किस तरीके से हो रहा है कि लेट्स से बांग्लादेश या म्यांमार में उस तरीके से पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स या डेमोक्रेसी उस तरीके से अगर एस्टैब्लिश नहीं है म्यांमार में, लेट्स से मिलिट्री हुंटा का एक तरीके से वहां पे रूल चल रहा है, तो डिस्पाइट दैट डेमोक्रेसी ना होने के बावजूद हमारा जो एंगेजमेंट है वो वहां पे देखने को मिलता है, क्योंकि एक फ्लेक्सिबल अप्रोच रखना बहुत जरूरी है। वहां पे कब सरकार बदल जाए, कब उस तरीके से कू हो जाए, वो कुछ भी नहीं पता है, और इंडिया की सिक्योरिटी के पर्पस की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए वहां पे ये चीज मेंटेन करना जरूरी है कि कोई भी पावर में हो उसके साथ स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट जरूर हो, और ये चीज जो है ये बहुत ज्यादा एक तरीके से सिक्योरिटी कंसर्न के हिसाब से हेल्प करता है, ये चीज हमको देखने को मिलता है। एंड सिमिलरली इफ यू सी जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग देखने को मिल रहा है, इसमें किस तरीके से चीजें हो रही है कि क्वाड का मेंबरशिप की अगर हम बात करें तो इंडिया, यूएस, जापान, उस तरीके से ऑस्ट्रेलिया, ये कहीं ना कहीं चाइना को काउंटर करने के लिए उस तरीके से इंडो पैसिफिक में ये मेंबरशिप बनाया है, जिसके थ्रू ये कोलैबोरेट करते हैं और जो भी सप्लाई चेन है उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। उसी के साथ में ग्लोबल साउथ समिट है, ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर किया जा रहा है, और उसकी वजह से सारे ग्रुपिंग्स एक साथ में देखने को मिल रहे हैं। तो इन्होंने फॉर्मूला क्या यूज किया, नेबरहुड फर्स्ट, हर किसी को हेल्प करना, से जो शिफ्ट देखने को मिला इंडिया फर्स्ट की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इंपॉर्टेंट है, तो उसमें फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है कि जो भी पॉलिटिकल या डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस है, जो भी चीजें हो रही है बाकी के नेबरहुड कंट्रीज में, उसके प्रति सेंसिटिव होना,
मतलब चाहे ये पावर में हो या ये पावर में हो, ये इंश्योर करना बहुत जरूरी हो जाता है कि इंडिया के रिस्पेक्ट में क्या चीज हेल्प करेगी, कौन सी चीज है जो एक तरीके से दिक्कत ना क्रिएट करे, इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करे, इमिग्रेंट्स वाला इशू क्रिएट ना करे। ये सारी चीजों को एक तरीके से अच्छे तरीके से मैनेज करना एक इंपॉर्टेंट पहलू हो जाता है इंडियाज फर्स्ट पॉलिसी के हिसाब से। अब आप देखेंगे इसमें वे अहेड क्या होना चाहिए। वे अहेड ऐसे है कि एक फ्लेक्सिबल अप्रोच होना चाहिए, चाहे मालदीव्स हो या श्रीलंका हो, यू नेवर नो विच गवर्नमेंट वुड कम देयर। तो ये अप्रोच कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसके हिसाब से आपको नेविगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये श्रीलंका को उस तरीके से फेवर करते थे, ये इंडिया को उस तरीके से फेवर करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हर किसी के साथ स्ट्रेटेजिक वे में एंगेज होना एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होकर देखने को मिलता है। तो इसका रिजल्ट हमको क्या देखने को मिलेगा कि चाइना को जो नियो इंपीरियलिस्ट जो एक वे है, वे ऑफ थिंकिंग है, जहां पे हर किसी को उनको उस तरीके से एक्सपेंशन करना है, हर किसी को कॉन्कर करना है, ये जो एस्पेक्ट है और उनका जो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है जिसकी वजह से वो बाकी कंट्रीज को फंसाते हैं, उससे हम कहीं ना कहीं बचकर एक तरीके से इंडिया एज अ प्रोटेक्टर नेशन या इंडिया एक तरीके से बिग ब्रदर नेबरहुड फर्स्ट में एक तरीके से हमको देखने को डेवलपमेंट होते हुए मिल सकता है। तो जहां पे हम कह रहे हैं कि गिव एंड टेक वाला होता है, तो नेबर्स भी उस तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे कि इंडिया वुड हेल्प ओनली व्हेन वी आल्सो हैव समथिंग टू ऑफर। मतलब जब वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए होगा तभी इंडिया उस तरीके से रेसिप्रोकेट करेगा। तो ये जो डेवलपमेंट है ये इस चीज को काउंटर करने में हेल्प करेगा, चाइना का जो एग्रेशन है उसको एक तरीके से काउंटर करने में हेल्प करेगा। लेकिन इसमें स्ट्रेटेजिक वे में ये हैंड मेंटेन करना बहुत जरूरी है कि चाइना इस चीज का फायदा ना उठा ले, इंडिया फर्स्ट अप्रोच कहीं आइसोलेशन में ना ले जाए इंडिया को, रादर देन जिस तरीके से हम एक तरीके से खुद को एक बिग ब्रदर वाला जो इमेज क्रिएट कर रहे हैं उसके विरुद्ध ना हो जाए। तो ये डेवलपमेंट्स है। उसी के साथ में प्रीलिम्स रेलेवेंट आपके लिए एमसीक्यूज है, उस तरीके से देखिएगा कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, इंडिया फर्स्ट पॉलिसी में किस तरीके से क्या इस तरीके से स्टेटमेंट्स है, इसका जो आंसर है इस तरीके से कमेंट सेक्शन में कि क्या आपको लगता है कौन सा करेक्ट आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू रियली लाइक एंड उस तरीके से आपको वैल्यू मिली हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।